मॉडल बहुरानी अनामिका अपने बेडरूम से हॉल में आती है। वहाँ सोफे पे सासू माँ शारदा नहीं दिखती है तो उसे लगता है कि शायद वो अपने कमरे में होगी। वो जोर से आवाज लगाती है, सासू माँ, हॉल में आइएगा जरा, मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है। वो इस तरह से कहती है। पार्वती जो घर की नौकरानी थी वो किचन से हॉल में आ जाती है। मैडम जी, आपकी सासू माँ बगीचे में है। ठीक है, फिर मैं बगीचे में चली जाती हूँ। ऐसा कहकर मॉडल बहू अनामिका बगीचे में चली जाती है। वहाँ सासू माँ फूलों के पौधे पर पानी डाल रही थी। शारदा के बगल में उनके पति प्रसाद एक छतरी लेकर खड़े थे। ये देखकर अनामिका मन ही मन सोचने लगती है, ऐसा कौन पति है जो पत्नी के पीछे पीछे रहता हो। अगर कोई उदाहरण पूछा तो सबसे पहला नाम मैं पिताजी का ही लूंगी। अनामिका मन ही मन सोचती है। फिर बगीचे में सास ससुर के पास वो जाती है। बहू को देखकर सासू माँ कहती है, क्या बात है बहू, तुम यहाँ आई, आवाज लगाती हम ही आ जाते, धूल मिट्टी से ग्रामर चला जाता है ना। अरे सासू माँ, आपने इतने एड्स किए, इतना नाम कमाया, फिर भी आपको ये नहीं पता कि ग्लैमर कैसे कहते हैं। ग्रामर नहीं होता है, ग्लैमर होता है। अरे वो गा गे जान के क्या होगा, पहले बताओ तुम क्यों आई थी यहाँ। आपसे एक खास बात करने आई थी सासू माँ। यहाँ पे खड़े खड़े क्यों बात करना, चलो झूले पे बैठ के बात करते हैं। ऐसा कहकर शारदा अनामिका को साथ लेकर झूले में आती है। प्रसाद भी छाता पकड़े हुए भागते हुए अपनी पत्नी के पीछे पीछे आते हैं। सास बहू जाके झूले में बैठती है। फिर प्रसाद घर के अंदर चले जाते हैं। बस 2 दिनों में ही आने वाला क्रिसमस के त्योहार के बारे में सास बहू चर्चा करने लगती है। सासू माँ बताइए, इस बार हम क्रिसमस त्योहार कैसे मनाएंगे? हर बार की तरह मनाएंगे बहू। अरे सासू माँ, अब बोरिंग हो गया है। जब वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी रमेश जूस लेकर और प्रसाद सैलेड लेकर उन दोनों के पास आते हैं। अनामिका जूस उठा के पीने लगती है और शारदा फ्रूट सैलेड खाने लगती है। फिर अनामिका के बगल में रमेश और शारदा के बगल में प्रसाद जाके खड़े हो जाते हैं। सास बहू फिर से क्रिसमस सेलिब्रेशन के बारे में दोनों चर्चा करने में व्यस्त हो जाती है। उन दोनों के पति बगल में खड़े होकर वो दोनों क्या बातचीत कर रही हैं ये सुनने लगते हैं। हम रेस्टोरेंट जा सकते हैं बहू। अरे सासू माँ, रेस्टोरेंट, पब, पार्टी, ये सब हमारे लिए नया नहीं है। ये सब तो हम करते ही रहते हैं। अक्सर हम वहीं पे जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, पर उसके अलावा सेलिब्रेशन का कुछ तरीका होना चाहिए। बहू, हम खुद ही बड़े सेलिब्रिटी है ना, फिर ये सब सेलिब्रेट हम क्यों करना चाह रहे हैं? जरूरत है माँ जी, हम सेलिब्रिटी है तो क्या हुआ, ये सब सेलिब्रेट नहीं कर सकते, कहीं आ जा नहीं सकते। हम ना पिंजरे के तोते की तरह है, शूटिंग पे जाना है और घर आना है, बस हो गया। जहाँ तक मुझे पता है ऐसा ही होता है बहू। अब हम टॉप मॉडल्स है ना, तो बर्थडे हो या फिर हमारा कोई और ओकेजन, ये सब अब फैन सेलिब्रेट करते हैं। फैंस का ये सब बात छोड़िए, आप पहले बताइए कि हम कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। जब उन दोनों में बातचीत चली रही थी तभी बीच में प्रसाद घुस के कहते हैं, बेटा अनामिका, एक ख्याल आया है, बताऊं क्या? गो अहेड पिताजी। तुम सास बहू अनाथों की मदद करो, उन्हें जो चाहिए खरीद के लाके दे दो और पूरा दिन उनके साथ बिताओ। उनकी बात सुन के अनामिका सोचने लगती है। उसे थोड़ा अच्छा लगता है, पर उसे लगता है कि और कुछ अच्छा किया जाता तो बेहतर होता। फिर वो ये बात कहती है। ये सुनकर रमेश कहने लगता है, तुम सास बहू एक काम कर सकती हो। क्या काम, बताइए ना साफ साफ। वो ऐसा, तुम सास बहू सांता क्लॉज के कपड़े पहनकर उन बच्चों को जो जो चाहिए वो ला के दो। तुम सास बहू को भी लगेगा कि तुम लोगों ने बहुत अच्छे से क्रिसमस मना लिया और बच्चों को भी जो चाहिए था वो मिल जाएगा। क्या कहती हो? ये सब की जरूरत नहीं, बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। सासू माँ, पार्टी के लिए पब में जाते हैं तो वो मुफ्त में जाने देते हैं क्या? नहीं ना, वहाँ भी पैसे खर्च तो होते ही है। वहाँ भी पैसे खर्च करने होंगे और यहाँ भी खर्च होंगे और साथ ही साथ जगह भी मिलेगा और हमें मजा भी आएगा। फिर जो प्यार मिलेगा देखना आपका दिल कितना खुश हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही बहू। धन्यवाद पिताजी, और आपको भी, आप लोगों ने इतनी अच्छी राय देकर मेरा दिल ही जीत लिया। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश शर्मा जाता है। अजी, बहुत शर्माना हो गया, अब जाके पता कीजिए कि उन अनाथ बच्चों को क्या चाहिए और वो सब लाने का बंदोबस्त कीजिए। अनामिका ऐसा कहती है। फिर बाप बेटा वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिनों के अंदर वो सभी गरीब बच्चों के लिए कपड़े, फल ले आते हैं और जो जो चीज उन्हें चाहिए होता है
साथ ही उस दिन वो चाहते हैं कुछ खास पकवान बनाना, उसके लिए सामान भी ले आते हैं। उस दिन क्रिसमस का दिन था। अनाथ आश्रम का वातावरण बहुत ही खुशनुमा और ऊर्जावान था। सभी बच्चे स्वादिष्ट व्यंजनों को बहुत ही मजे से खाया। फिर सास बहू सांता क्लॉज का भेष लेती है और सभी को कंबल, स्वेटर, टोपी, मफलर, ये सारी चीजें बच्चों में बांटती है। बच्चे खुश होकर, हे, सांता क्लॉज हमारे लिए कंबल, टोपी, मफलर, स्वेटर लेकर आया है। बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर सास बहू सांता क्लॉज के भेष में बच्चों के साथ बैठकर खुशी खुशी बातचीत करने लगती हैं। तभी एक लंगड़ा बच्चा सांता क्लॉज बनी सास बहू के पास आकर कहने लगता है, सांता क्लॉज, आपको तो जादू आता है ना, आप मेरे टूटे पैर को ठीक कर दीजिए, मैं भी खेलना चाहता हूँ। ऐसा कहकर बच्चा रोने लगता है। ये देखकर अनामिका बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी एक अंधी बच्ची शारदा के पास जाकर कहती है, सांता क्लॉज, आप लोगों ने हमें कंबल दिया, स्वेटर दिया, मफलर दिया, हमें स्वादिष्ट पकवान खिलाए, हमारे साथ बातचीत की, पर एक बार मैं आप लोगों को देखना चाहती हूँ। आप लोग कैसे दिखते हो? एक बार देखने के बाद आप मेरे चाहो तो आंखों की रोशनी वापस ले लेना। वो इस तरह से कहकर विनती करने लगती है। ये सुनकर शारदा की आंखों से आंसू छलक पड़े। सास बहू का दिल भर आया। फिर वो अपने आंसू पोंछकर खुद को संभाल कर, हमने भगवान से पूछा है, वो सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। तब तक आप सभी को खुश रहना होगा, मिलकर रहना होगा। आप लोग एक दूसरे को हमेशा मदद करेंगे, ठीक है ना? अनामिका की इस बात पर सभी बच्चे एक साथ होकर जोर से ठीक है कहते हैं। जब सास बहू वहाँ से जाने लगी, सास बहू को एहसास हुआ कि इन बच्चों के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। दुखी चेहरा अपने लंबे बालों को पकड़ी हुई थी। अनामिका अपने हाथ में पर्स डालती है और वो मिट्टी वाले रास्ते से जंगल के तरफ पैदल चलने लगती है। तभी वनजा जंगल गई थी जलाओ लकड़ी लाने, जो कि अपने सर पे रखी हुई थी और पैदल चली आ रही थी। अनामिका उसे देखती है। ये क्या, शारदा की बहू अनामिका इतनी दुखी होकर जंगल की तरफ क्यों जा रही है अकेले? लगता है शारदा को इस बारे में पता नहीं होगा। अगर पता होता तो वो अकेली बहू को जंगल के रास्ते क्यों जाने देती? फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इसे जो अकेले जंगल जाना पड़ा? जल्दी मुझे जाके अनामिका के बारे में शारदा को बताना होगा। ये सोचकर वनजा लकड़ियों का गुच्छा सर पे रखती है और गांव के तरफ जाने लगती है। रोते रोते अनामिका जंगल के तरफ चली जा रही थी। शादी के बाद हर लड़की अपने ससुराल आके सास, ससुर, पति की सेवा करती है और घर वाले जो पैसे कमा के ले आते हैं कुछ घर के लिए खर्च करते हैं और बाकी वो बचाते हैं। पर मेरा तो वैसा किस्मत ही नहीं है और ये बुरा किस्मत हुआ बस मेरे ये लंबे बाल की वजह से। ऐसे चिंतित होके वो जंगल की तरफ चली जा रही थी। फिर एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ जंगल का रास्ता दो हिस्से में बढ़ जाता है। अनामिका चली जा रही होती है। ठीक उसी वक्त शारदा अपने घर में हॉल में बैठी हुई थी। उसे सर में बड़ा तेज दर्द हो रहा था और उसे एक कड़क चाय चाहिए थी। बड़ा सर दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसके लिए तो मेरी लंबे बालों वाली बहू की कड़क चाय चाहिए। ये सोचकर वो सोफे से उठकर किचन की तरफ जाती है, पर वहाँ पे अनामिका नहीं थी। फिर वहाँ से वो पिछवाड़े बगान की तरफ गई जहाँ पे फूल खिले हुए थे, पर वहाँ पे चारों तरफ ढूंढने के बाद भी कहीं भी अनामिका नहीं दिखी। अब जब नहीं मिली तो शारदा सोच में पड़ गई। ये क्या, मुझे तो मेरी लंबी बाल वाली बहू कहीं भी नहीं दिख रही है। मैंने घर के अंदर देखा, घर के बाहर भी देखा, यहाँ पे भी नहीं है। वो मुझे बिना बताए तो कहीं नहीं जाती। एक बार मैं उसे फोन लगा के देखती हूँ। ऐसा सोचकर वो अंदर आती है। फिर सोफे से फोन उठाकर वो अनामिका को फोन लगाती है। फोन तो स्विच ऑफ था। अब उसे टेबल के ऊपर एक पेपर दिखता है। वो देखकर तो शारदा बहुत परेशान हो जाती है। उसके पेट में खलबली मचने लगती है। उसे बड़ा असहज महसूस होने लगता है। खुद को वो रोक नहीं पाती। शहर में काम कर रहे पति प्रसाद को फोन लगाती है। क्या हुआ शारदा, इतनी परेशान हो? बेटे को लेकर घर आइए, बहू मुझे कहीं नहीं मिल रही है। फोन भी उसका ऑफ आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक चिट्ठी लिख के यहाँ रख के गई है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, जल्दी घर आइए। जब उन्होंने ऐसा सुना तो बेटे रमेश को साथ लेकर कपड़े के दुकान से वो अपने घर लौटने लगे।
वो ऑटो में बैठ गए और ऑटो चल पड़ी। बहू घर पे कहीं नहीं मिल रही है बेटा। हो सकता है उसके लंबे बालों के लिए शैम्पू या फिर तेल या कंघी लेने के लिए दुकान पे गई होगी। वो लौट आएगी ना पिताजी। नहीं बेटा, तुम्हारे माँ ने भी यही सोचा था। 1 घंटा इंतजार की, जब नहीं आई तो हमें फोन की। ऐसी बात है तो जल्दी चलिए पिताजी, हो सकता है सास बहू के बीच कुछ हुआ हो। बहू के बालों पे जो खर्च होते हैं उसके लिए तुम्हारी माँ ने कई दफे उसे सुनाया है, और कितना दुखी होती रहेगी तुम ही बोलो। यहाँ पे माँ की भी कोई गलती नहीं है पिताजी। तुम ना अपनी माँ के ही बेटे हो। मुझे अच्छे से पता है तुम माँ बेटे की कैसी सोच है। मुझे पता है तुम्हारी माँ ने ही कुछ कहा होगा, इसीलिए बहू घर छोड़ के चली गई और एक चिट्ठी छोड़ गई। ये सुन के फिर रमेश कुछ नहीं कहता है। वो दोनों ऑटो से घर पहुंचते हैं। शारदा बहू की लिखी हुई चिट्ठी रमेश को देती है। रमेश उसे पढ़ने लगता है। माफ कीजिएगा सासू माँ, चाहे जितना भी ना चाहूँ मेरे बाल इतने लंबे होते ही जा रहे हैं। मैंने तरह तरह के उपचार कर लिए, फिर भी बढ़े जा रहे हैं। आपने कहा सर मुड़वा लो, मैंने वो भी किया। आपका दिया हुआ दवाई भी लगाई। आपने कहा बाल कटवा दो, वो भी किया, पर फिर भी वो बढ़ गए। मैं समझ सकती हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बालों पे इतना खर्च होना बहुत ही चिंताजनक विषय है। इसके लिए बस एक ही रास्ता है, मेरी मौत। इसीलिए मैं खुद इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे आप लोग ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। पिताजी को मेरा नमन। कम बालों वाली किसी लड़की को देखकर अपने बेटे की शादी करवा दीजिएगा। अब मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। चिट्ठी पढ़ने के बाद रमेश रोने लगता है और उसके हाथों से कागज नीचे गिर जाता है। शारदा प्रसाद भी परेशान होकर रोने लगे। ठीक उसी समय लंबे बालों वाली अनामिका जंगल के रास्ते होकर एक पुल के ऊपर से जंगल के तरफ अंदर चली जा रही थी। दुर्भाग्य की बात थी कि एक स्कूल बस ने अपना नियंत्रण खो दिया और बस के अंदर के बच्चे मुझे बचाओ कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब चूंकि बस की ब्रेक फेल हो चुकी थी, इसीलिए बच्चे भी मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ये देखकर अनामिका बहुत परेशान हो गई। वो बस के पीछे पीछे तेजी से भागने लगी। वो बस तेजी से ब्रिज के ऊपर से जाने लगी और बीचों बीच जाके वो बस वहीं पे रुक गई। बैलेंस खो के एक बार इस तरफ एक बार उस तरफ झूलने लगी। डर के मारे और मदद की गुहार करते हुए बच्चे रोने लगे। ब्रिज दोनों तरफ से था, आने के लिए भी और जाने के लिए भी। जो लोग उस रास्ते से जा रहे थे, ये देखकर उन्हें बुरा तो लग रहा था, पर कोई भी मदद के लिए आगे बढ़ के नहीं आ रहा था। तभी अनामिका को याद आया कि उसके तो बहुत लंबे बाल हैं। फिर देर ना करते हुए वो बस को जाके अपने बालों से बांध देती है और फिर वो ब्रिज की तरफ उसे खींचने लगती है। जो भी उधर से गुजर रहे थे, सभी लोग सेलफोन से वीडियो बनाने लगते हैं। मीडिया आ जाती है। अनामिका ने जो साहसिकता दिखाई थी उसे शूट करके प्रचार कर देते हैं। अनामिका बहुत ही कष्टों के साथ उस बस को खींचा और बस के अंदर के बच्चों को उसने बचा लिया। इधर घर पे सभी लोग बहुत चिंतित थे। शारदा, प्रसाद, रमेश अनामिका के लिए रो रहे थे। तभी वनजा दौड़ती हुई वहाँ आती है। शारदा दीदी, देखिए आपकी बहू टीवी पे आ रही है। आप बड़ी अच्छी बहू लाई हैं। इस तरह से वो अनामिका की प्रशंसा करके वहाँ से चली गई। शारदा टीवी खोलती है। वहाँ एंकर बता रहे थे कि किस तरह से अनामिका साहसिकता दिखाकर स्कूल बस के सारे बच्चों को बचाई है। ये देखकर शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों बहुत खुश होते हैं। जल्दी से रमेश ऑटो लेकर पुल की तरफ जाता है। फिर वहाँ से वो अनामिका को घर वापस ले आता है। अनामिका के इस अच्छे काम की वजह से सभी लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की। फिर उस रात सभी लोगों ने मिलकर खुशी खुशी खाना खाए। अगले दिन एक नामी हेयर ऑयल कंपनी वाले ने अनामिका से उसके लंबे बालों का ऐड करने के लिए एक ऑफर किया। अनामिका स्वीकार कर ली। फिर एक बड़े हेयर शैम्पू वाली कंपनी आई और अनामिका को ऐड के लिए ऑफर किया। अनामिका उन्हें भी हाँ कह दिया। इस तरह अपने लंबे बालों की वजह से अनामिका ने कई एड्स किए और मॉडल होकर उसने नाम के साथ साथ बहुत पैसे भी कमाए और सास, ससुर, पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी।